हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ASL स्टडी। मैं अवधेश सिंह और इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ सब्जेक्ट के अंतर्गत। आज हमारा नया टॉपिक होगा लाभ हानि और बट्टा, दैट इज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पे। तो इसके अलावा भी अगर मैथ या रीजनिंग के किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, बाकायदा टॉपिक वाइज सभी का वीडियो बना हुआ है, तो आप वहाँ से जाके किसी भी चैप्टर पर आप वीडियो देख सकते हो, मैथ का या रीजनिंग का। तो आइए प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट चैप्टर चूँकि हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स, बेसिक टर्म्स जो है उसकी चर्चा कर लेते हैं। उन टर्म्स से हम पहले से भी भली भांति अवगत होते हैं, लेकिन फिर एक बार रिकॉल के लिए उन चीज़ों को देखते जाते हैं, जैसे कि लाभ हानि और बट्टा, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक, अब इसमें कुछ टर्म जैसे एक बार रिकॉल के लिए एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या टर्म आ सकते हैं इस चैप्टर में। जैसे कि पहला है कि अंकित मूल्य आ सकता है, अंकित मूल्य कि अंकित मूल्य। अच्छा, अंकित मूल्य को ही सूची मूल्य भी कहा जाता है, अंकित मूल्य को ही सूची मूल्य भी कहा जाता है। तो ये अंकित मूल्य, ये सूची मूल्य क्या होता है आप लिखते जाओगे, अगर चाहोगे लिखना तो आप लिख सकते हो, बस यहाँ समझते जाओ, साथ में लिखना चाहते हो तो आप साइड में लिख सकते हो। ठीक, अंकित मूल्य, सूची मूल्य क्या होता है कि किसी भी वस्तु पे जो मूल्य अंकित होता है वही क्या कहलाता है, तो अंकित मूल्य कहलाता है या फिर सूची मूल्य कहलाता है। या दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो कि कोई दुकानदार किसी वस्तु की जिस दाम पे खरीद के लाता है उसके बाद कुछ दाम बढ़ा के उस वस्तु पे जो लिखा जाता है वही उस वस्तु के लिए क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया या सूची मूल्य हो गया, मतलब मार्क्ड प्राइस हो गया। ठीक, उसके बाद इसमें एक आता है, अंकित मूल्य के बारे में पता चल गया। अब एक होता है ऊपरी व्यय, ऊपरी व्यय मतलब ओवर एक्सपेंडिचर। तो ऊपरी व्यय क्या होता है, ऊपरी व्यय होता है कि मान लो कि किसी वस्तु को खरीदने के लिए आप गए, जैसे आपका एक दुकान है तो दुकान के लिए कुछ सामान को खरीदने के लिए आप बाहर गए, जहाँ होलसेल में मिलता है या जहाँ मंडी हो वहाँ पे खरीदने के लिए गए, तो उस वस्तु को अपने दुकान तक लाने के लिए आप गए तो उसमें आपका खर्चा आया गाड़ी का, उसके बाद उसको लाए उसमें ट्रांसपोर्टेशन खर्चा आया, उसके बाद मान लो कि सामान पहला दिन नहीं मिला तो आपको एक दिन वहाँ स्टे करना पड़ गया, तो एक होटल लेके रहे तो होटल रेंट जो लगा, प्लस एक दिन में खाने पीने में जो खर्चा आया। मतलब कि मंडी से किसी भी वस्तु को अपने दुकान तक लाने के लिए जितना खर्चा हुआ बीच में, जाने का, आने का, ट्रांसपोर्टेशन, खाने का, पीने का, तो वो जो खर्चा होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम ऊपरी व्यय कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको ऊपरी व्यय मतलब ओवर एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक, तो अंकित मूल्य हो गया, ऊपरी व्यय हो गया। इसमें एक आता है क्रय मूल्य। क्या होता है सर, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होता है कि किसी वस्तु को जिस मूल्य पे खरीदा जाता है वही क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक, विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य होता है कि किसी वस्तु की जिस मूल्य पे बेचा जाता है वह विक्रय मूल्य कहलाता है। क्रय मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, इसको शॉर्ट में CP से डिनोट कर सकते हैं। विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस, इसको हम SP से डिनोट कर सकते हैं शॉर्ट में। ठीक, तो क्रय मूल्य क्या होता है, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होता है कि किसी वस्तु को जिस मूल्य पे खरीदा जाए। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस क्या होता है कि किसी वस्तु को जिस मूल्य पे बेचा जाए। ठीक, ये क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। अब एक होता है लाभ। लाभ कब होता है सर, लाभ होता है कि किसी वस्तु को जिस मूल्य पे आप खरीद के लाए उससे कुछ बढ़ा के अगर आप बेचे तभी आपको लाभ होगा। मतलब प्रैक्टिकली चीज़ों को समझना है, फार्मूला तो मैं यहाँ एक बार डिस्कस करूंगा ही, लेकिन चीज़ों को बस प्रैक्टिकली समझते जाना है। लाभ कब हुआ कि किसी वस्तु की जिस मूल्य पे खरीद के लाए उससे कुछ बढ़ा के बेचे तब लाभ होगा। और हानि कब होगा, किसी वस्तु की जिस मूल्य पे खरीद के लाए उससे भी कम मूल्य पे अगर आप बेच दिए तब आपको हानि होगा। सिंपली जो टर्म्स है इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। अब इतना का जब पता चल गया कि अंकित मूल्य, सूची मूल्य क्या होता है, इसके मैं क्या बता रहा हूँ बेसिकली भी डिफिनेशन, मतलब इसका अर्थ क्या होता है कि अंकित मूल्य, सूची मूल्य का डिफिनेशन पता है, ऊपरी व्यय क्या होता है पता चल गया, क्रय मूल्य पता हो गया, विक्रय मूल्य पता हो गया, लाभ क्या होता है ये पता चल गया, हानि क्या होता है ये पता चल गया। ठीक, यहाँ तक पता चल गया। अब इसी में एक बार देख लेते हैं कि बट्टा मतलब डिस्काउंट जो है वो क्या होता है। तो बट्टा क्या होता है, किसी वस्तु को बेचने के लिए कुछ आप छूट देते हो, जैसे कि नहीं मॉल में या कहीं भी दुकान चलता है कि 20% डिस्काउंट या 30% डिस्काउंट। तो ये जो छूट देते हैं तो ये हमेशा आप याद रखोगे कि छूट जो है वो हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है, मतलब सूची मूल्य पे दिया जाता है। छूट कभी भी क्रय मूल्य पे नहीं दिया जा सकता। मतलब कि किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीद के लाए और आप बोल दिए कि 20% का डिस्काउंट, तो 500 में तो आप खरीद के लाए, उसमें अगर आप 20% का आप डिस्काउंट देते हो ऑब्वियस सी बात आपको हानि हो जाएगा। तो इसीलिए प्रैक्टिकली समझना है हमको, ठीक, कि बट्टा जो है वो हमेशा अंकित मूल्य पे या सूची मूल्य पे दिया जाता है। कहने का मतलब किसी वस्तु को मान लो 500 में खरीद के लाए और 550 रुपये आप उसका अंकित मूल्य कर दिए, मतलब दाम बढ़ा कर रख दिए 50 रुपया, और मान लो आप बोलते हो कि 5% का हम डिस्काउंट देते हैं, तो ये जो डिस्काउंट दोगे वो 550 रुपये में आप दोगे। क्यों दे दोगे, क्योंकि 500 में खरीद के लाए थे, 550 रुपये आपने उसको बढ़ा के दाम अंकित किया था 550 रुपया, आप बोल रहे हो कि 5% का हम डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट जो है वो हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है, क्रय मूल्य पे नहीं, क्योंकि क्रय मूल्य पे दे दोगे तो हानि हो जाएगा। तो याद रखने वाली चीज़ क्या होगा कि बट्टा जो है वो हमेशा अंकित मूल्य या सूची मूल्य पे दिया जाता है। ठीक, बट्टा का गणना हो गया
कि बट्टा जो है हमेशा अंकित मूल्य या सूची मूल्य पे दिया जाता है। उसकी बाद एक चीज़ और है कि ये जो ऊपरी व्यय बताया था ना, किसी वस्तु को अपने दुकान तक लाने में जो खर्चा होता है उसको हम लोग ऊपरी व्यय ओवर एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो ऊपरी व्यय को हमेशा हमेशा याद रखना कि ऊपरी व्यय को हमेशा क्रय मूल्य में जोड़ दिया जाना चाहिए। ऊपरी व्यय को हमेशा क्रय मूल्य में जोड़ दिया जाना चाहिए। मतलब कहने का देखो, छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। मान लो कि हम 500 रुपये का सामान लाए, मंडी से अपनी दुकान के लिए 500 का सामान लाए, लेकिन इस सामान को अपनी दुकान तक लाने में मान लो हमको 50 रुपये खर्चा हो गया ट्रांसपोर्टेशन में या अदर किसी चीज़ में। 500 का सामान लाए और उस सामान को लाने में 50 रुपये खर्चा हो गया, तो हमारे लिए उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है मतलब क्रय मूल्य है वो कितना हो गया, तो 550 रुपये हो गया। क्या किए कि क्रय हम खरीदे तो 500 रुपये में उस वस्तु को, ठीक, लेकिन उस वस्तु को चूंकि लाने में दुकान तक 50 रुपये का हमको खर्चा हुआ है, तो उस वस्तु का मेरे लिए क्रय मूल्य कितना हो गया, 550 रुपया। क्यों, हम तो खरीदे 500 में, लेकिन उसको लाने तो 50 रुपये खर्चा हुआ ना सर, तो हमारे लिए जो क्रय मूल्य होगी उस वस्तु का वो 550 रुपये हो गया। अब जो हम बेचेंगे, अब ये 550 रुपये पे गणना करके बेचेंगे कितना हमको बेचना है, ठीक, 500 रुपये गणना नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि उस वस्तु का अब दाम मेरे लिए कितना है, 550, 500 रुपये उसका खरीद मूल्य जो कि हम चुका है मंडी में, अब प्लस 50 रुपये उसको लाने में जो खर्चा आया, तो टोटल मूल्य कितना, 550। तो अब हमारी जो क्रय मूल्य है वो 550। कहने का मतलब जो ऊपरी व्यय होता है वो हमेशा क्रय मूल्य में जुड़ जाता है, और बट्टा या डिस्काउंट जो है वो हमेशा अंकित मूल्य या सूची मूल्य पे दिया जाता है, ठीक। इतना चीज़ों को जब समझ लिए उसके बाद कुछ फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं, जिसको एक बार आप देख लो, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखोगे क्वेश्चन जब आप डील करोगे तो ये सब फार्मूला आपको ज़्यादा बर्डन नहीं करेगा, आपको दिमाग में ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। प्रैक्टिकली आप इन चीज़ों को यूज करते चले जाओगे, क्योंकि डे टू डे लाइफ में इसका इस्तेमाल हम चूँकि ऑलरेडी करते आ रहे हैं, ठीक। लेकिन फिर एक बार चूंकि इस चैप्टर का हम चर्चा कर रहे हैं तो फार्मूला एक बार देख लेते हैं। लेकिन आप जैसे देखोगे क्वेश्चन हम करेंगे तो फार्मूला का ज़्यादा यूज हमको नहीं पड़ेगा, बस हल्का सा दिमाग में है, हो जाएगा काम। पहला हम देखते हैं कि लाभ का फार्मूला क्या होता है सर, तो लाभ का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक, लाभ का हो गया। उसके बाद हानि कैसे पता चलता है कि हानि हो रहा है, तो हानि का फॉर्मूला क्या होता है, तो हानि इक्वल टू होता है क्रय मूल्य, हानि इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, मतलब लॉस इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक। लाभ इक्वल टू क्या पता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और हानि इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब इसको फार्मूला की तरह दिमाग में नहीं रखना है, चीज़ों को सोचना है कि हानि कब होगा सर, कि किसी वस्तु को हम जितना में खरीद के लाएं उससे कम में हम बेच दिए तभी ना हानि होगा। तो कम में बेच दिए मतलब कहने का, अगर 500 में हम खरीद के लाए और मान लो कि हम 400 रुपये में बेच दिए तभी ना हमारा हानि हुआ। तो ये बेचे तो ये क्या कहलाया, ये सेलिंग प्राइस पर कहलाया, मतलब विक्रय मूल्य कहलाया। अरे खरीदने वाला क्या कहलाया, तो खरीदने वाला कॉस्ट प्राइस कहलाया, ठीक। तो अब हानि हम निकाल रहे हैं, तो आप खुद देखो कि 500 में 400 घटेगा कि 400 में 500 घटेगा। ऑब्वियस सी बात है 500 में 400 घटेगा, इसका मतलब क्या होगा कि सीपी माइनस एसपी होगा, सीपी माइनस एसपी होगा। तो फार्मूला वैसे आपको दिमाग में ज़्यादा रहेगा जब प्रैक्टिकली चीज़ों को आप सोचना स्टार्ट करोगे। तो लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक। अब इसके बाद एक होता है प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ इक्वल टू क्या होता है सर, ये भी देख लेते हैं। तो प्रतिशत लाभ इक्वल टू होता है लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100%, ठीक। प्रतिशत लाभ इक्वल टू लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100%। उसी तरह प्रतिशत हानि इक्वल टू क्या होता है, तो प्रतिशत हानि इक्वल टू होता है हानि बटा क्रय मूल्य, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100%। मतलब कि परसेंट प्रॉफिट कैसे निकलेंगे, तो प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। परसेंट लॉस कैसे निकलेगा, तो लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। मतलब प्रतिशत लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100 और प्रतिशत हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। लेकिन इसको हम पकड़ेंगे अमाउंट के केस में, ये फॉर्मूला होता है अमाउंट का केस मतलब कि जब रुपया का चर्चा हो रहा है। कहने का मतलब कि मान लो कि 500 रुपये में कोई चीज़ खरीद के लाए और 560 रुपये में उसको आप बेच दिए, तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, ठीक। तो 60 रुपये का लाभ हुआ। कैसे निकालें कि 500 में हम खरीद के लाए थे और 560 में बेच दिए, तो 60 रुपये का लाभ हो गया। तो प्रतिशत लाभ निकालना अगर रहेगा तो वो 60 अब बटा क्रय मूल्य मतलब 500 इंटू 100। कहने का मतलब है कि अमाउंट का केस क्या होता है कि जब सिर्फ रुपया का चर्चा हो कि 500 में खरीदे, 500 में बेचे, 800 में खरीदे, 900 में बेचे, ये चीज़ है कि जब रुपया का चर्चा हुआ हो तब प्रतिशत लाभ इक्वल टू हम करेंगे लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100% और परसेंट हानि इक्वल टू हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100%, ठीक। लेकिन जब भाव का केस हो, भाव का केस क्या होता है सर, आप इसको लिख लेना वीडियो को पॉज करके।
अमाउंट का केस का हम लिखा दिए, भाव का केस। भाव के केस में अगर परसेंट प्रॉफिट आपको निकालने के लिए बोला जाए कि प्रतिशत लाभ क्या होता है भाव के केस में, तो प्रतिशत लाभ आपका उसमें होता है प्रतिशत लाभ इक्वल टू क्या होता है, तो प्रतिशत लाभ इक्वल टू होता है लाभ बटा विक्रय मूल्य, लाभ बटा विक्रय मूल्य इंटू 100%। और प्रतिशत हानि इक्वल टू क्या होता है, तो प्रतिशत हानि इक्वल टू होता है हानि बटा विक्रय मूल्य, हानि बटा विक्रय मूल्य इंटू 100%। लेकिन ये कब होता है, ये होता है भाव के केस में। ठीक, मतलब भाव का केस कैसा कि मान लो कि किसी 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं की विक्रय, ऐसा भी क्वेश्चन आपके पास रहता है ना कि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि की गणना करें। मतलब सिर्फ वस्तु का चर्चा हो, रुपया का चर्चा नहीं हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम भाव का केस कहेंगे। और भाव के केस में परसेंट लाभ निकालना रहे तो लाभ बटा विक्रय मूल्य इंटू 100, और प्रतिशत हानि रहे तो हानि बटा विक्रय मूल्य इंटू 100। मतलब कि अगर अमाउंट का केस होता था तो क्रय मूल्य पे गणना किया जाता था प्रतिशत लाभ का या प्रतिशत हानि का, लेकिन जब भाव का केस रहे तो क्रय मूल्य नहीं विक्रय मूल्य पे चर्चा किया जाएगा। मतलब अगर ये अमाउंट का केस रहता तो परसेंट लाभ क्या होता था, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100%। लेकिन चूंकि ये अमाउंट का केस में और भाव के केस में क्या होता है, लाभ बटा विक्रय मूल्य इंटू 100%। तो यहाँ क्रय मूल्य था अमाउंट के केस में, लेकिन भाव के केस में यहाँ पे विक्रय मूल्य हो जाता है। ठीक, ये सब चीज़ दिमाग में रख लिए। उसके बाद 1-2 फार्मूला और छूट जाता है, उसको भी यहाँ देख लेते हैं। लेकिन हम बार बार बता रहे हैं कि इन फार्मूलों को एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक, ध्यान में रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन जब हम डील करेंगे तो ज़्यादा हमको जोर नहीं डालना पड़ेगा दिमाग पे कि अरे इसका फार्मूला क्या था। प्रैक्टिकली आप फ्लो में उसका यूज करते चले जाओगे, क्योंकि मेरे अनुसार प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का वैसे कोई फार्मूला बना ही नहीं जिसको रटा जाए। बस एक बार समझ पैदा कर लो, समझ लो क्या होता है, उसके बाद बस आप देखोगे, खुद आप अप्लाई भी करोगे। क्वेश्चन देखोगे फटाक, कोई फार्मूला आपको दिमाग में नहीं रखने की जरूरत है। क्वेश्चन देखोगे एंड आप सोल्यूशन देना स्टार्ट कर दोगे। इसमें एक जैसे होता है विक्रय मूल्य, ठीक, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो विक्रय मूल्य बराबर आपका होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस परसेंट लाभ और माइनस परसेंट हानि डिवाइड बाय 100। ठीक, कि विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस परसेंट लाभ और माइनस ऑफ परसेंट हानि डिवाइड बाय 100। उसी तरह क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो क्रय मूल्य बराबर आपका होगा विक्रय मूल्य इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंट लाभ और माइनस परसेंट हानि। ठीक, कि विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस परसेंट लाभ। अगर लाभ हुआ तो 100 में जुड़ जाएगा और हानि हुआ तो 100 में घट जाएगा। ये और करके मैं लिख रहा हूँ, ये यहाँ पे आप और लिख देना, 100 प्लस परसेंट लाभ या 100 माइनस परसेंट हानि। उसी तरह क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस परसेंट लाभ और माइनस ऑफ परसेंट हानि। क्वेश्चन जब करोगे ना तो ये जैसे 2 फार्मूला यहाँ अब देखोगे, इसका आप दिमाग में नहीं भी रखोगे फिर भी आप डायरेक्टली आप यूज कर दोगे वहाँ पे। लेकिन चूंकि ये चैप्टर को हम डील कर रहे हैं इसलिए कुछ फार्मूला है उसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने हम नोट में लिख लें, बढ़िया रहता है। चलिए, इतना चर्चा होने के बाद अब डायरेक्ट चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट चैप्टर के अंतर्गत। ठीक, और देखते हैं कि चीज़ों को किस हिसाब से सोचना चाहिए और किस हिसाब से डील करना चाहिए। मेरा उद्देश्य, मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ, मेरा सिर्फ यहाँ उद्देश्य ये रहता है आपके दिमाग में एक समझ पैदा कर देना कि क्वेश्चन जब आपके दिमाग में आता है तो आपको किस वे में स्टैंड लेना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, एक रेडियो को 1600 रुपये में खरीद कर कितना रुपये में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो। ठीक, तो इसमें क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस कितना दे दिया है सर, तो क्रय मूल्य जो हमारा दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1600 रुपये, कि 1600 रुपये खरीद मूल्य है किसी एक रेडियो का। ठीक, अब बोलता है इसका हम कितना बेचेंगे। अब मान लो खुद कि आपका दुकान है, अब 1600 रुपये में आप मंडी से या होलसेल में जहाँ से मिलता है 1600 रुपये में उस रेडियो को खरीद के लाए, आपको 15% का डिस्काउंट इसमें कमाना है, तो आप कितना में बेचोगे। ठीक, इस तरह से सोचोगे ना, क्वेश्चन भी बनेगा, अच्छा भी लगेगा बनाने में कि 1600 रुपये खरीद मूल्य है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रेडियो को 1600 में खरीद कर कितना रुपये में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो। ठीक, तो इस पर आप 15% का लाभ कमाना चाह रहे हो। 1600 खरीद मूल्य है, 15% का लाभ कमाना चाह रहे हो। हम क्या बता रहे हैं कि कोई भी चीज़ हम क्या बताएंगे, कोई यूनिवर्स का कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। ठीक, मतलब ये 1600 रुपये अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। हमको 15% का लाभ कमाना है ना, तो लाभ कमाना है तो 100 प्लस 15 दैट इज 115% अगर निकाल दे तो वही उसका वैल्यू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1600 रुपया में उसका क्रय मूल्य है, तो 1600 रुपया
15% का लाभ कमाना चाह रहे हैं, मतलब 100 + 15 मतलब 1600 का 115% अगर हम डायरेक्ट निकाल दें, 115% मतलब कितना हो जाएगा 115/100। तो 1600 का 115% क्यों कर रहे हैं सर? 1600 के डायरेक्टली करते, अब इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, इस देखो 1600 का 15%, अगर हमको लाभ कमाना है तो बहुत आदमी वैसे करते हैं कि 1600 प्लस फिर 1600 इंटू 15%। ये बच्चा वाला चीज़ हो गया, अब इतना करने का समय नहीं है कि 1600 किए फिर 1600 का 15% करके दोनों का एडिशन करते बैठे। आप खुद देखो ना, 15% का लाभ कमाना चाह रहे हैं तो हम क्या बता रहे हैं, कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, 15% का आपको प्रॉफिट कमाना है तो 100 + 15 कर देंगे। 15% का अगर मान लो कि आपको हानि होना था तो 100 में ही हानि करेंगे, मतलब क्या है कि 100 में ही चाहे प्लस करेंगे अगर लाभ है तो, और हानि है तो 100 में ही माइनस करेंगे। तो चूंकि 15% का लाभ है इसीलिए 100 + 15 दैट इज 115%। अब 1600 रुपया उसका क्या बोला, 1600 रुपया क्रय मूल्य है, 15% का लाभ कमाना चाहता है तो 1600 का 115% डायरेक्ट निकाल देंगे तो 00 से 00 कट जाएगा। 16 × 5 = 80, 16 × 5 = 80 के 0 हाथ में 8, 16 × 16 = 8 तो 16 × 4 = 20, 4 = 24, 24 के 4 हाथ में 2, 16 × 16 = 2 18, 1840 रुपया। मतलब कि एक रेडियो को 1600 में खरीद के लाए तो कितने में बेचा जाएगा, 15% का लाभ हो तो 1840 में बेच दो, आपको 15% का लाभ हो जाएगा। ठीक, 1600 में खरीद के लाए, 1840 में आप बेचोगे तो आपको 15% का लाभ हो गया। अब हम देखो यहाँ फॉर्मूला दिमाग में नहीं रखे, बस यहाँ क्या रखें, क्रय मूल्य 1600 रुपया है, 15% का लाभ कमाना चाहता है तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% परसेंटेज से इस चीज़ को मैं बताते आ रहा हूँ। तो 15% का लाभ कमा रहा है तो 100 + 15 लाभ है तो 100 में जुड़ जाएगा और हानि है तो 100 में घट जाएगा। तो 15% का लाभ कमाना चाह रहा है मतलब 100 + 15 तो 115। तो मतलब क्या हुआ कि 1600 का 115% डायरेक्ट निकाल दो तो 115% मतलब कितना, 115/100 तो 1840 निकल गया। ये आप देखो अगर फार्मूला से लिंक करके कि किस फार्मूला में बैठा, तो ये क्रय मूल्य दिया हुआ था ना, विक्रय मूल्य का फार्मूला मैं लिखाया था, कॉपी को उलट के देखो अगर लिखे होगे तो विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या लिखाया था, तो विक्रय मूल्य का फार्मूला मैंने लिखाया था कि क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस % लाभ, 100 प्लस % लाभ और माइनस % हानि डिवाइड बाय 100, यही फॉर्मूला लिखाया था। देखो आप कॉपी को पलट के देखना कि विक्रय मूल्य इक्वल टू लिखाया था क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस % लाभ और माइनस % हानि डिवाइड बाय 100। अब देखो सेम फॉर्मूला लगा कि नहीं, लेकिन ये दिमाग में नहीं रखे फिर भी लग गया। क्यों? सिर्फ हम दिमाग में यही रखें कि यूनिवर्स का कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। किसी वस्तु का दाम अगर 75 रुपया है ना तो वही उसके लिए 100% है, और किसी वस्तु का दाम 10,000 है तो भी उसके लिए वो 100% ही है। तो अब देखो ये क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य लिखाया 1600, 100 प्लस % लाभ तो 100 प्लस % लाभ तो किए ही 115 और डिवाइड बाय 100 तो डिवाइड बाय 100। मतलब ये डायरेक्टली फार्मूला पे बैठ गया, लेकिन फार्मूला हमको दिमाग में नहीं रखे फिर भी प्रैक्टिकली हम उसको बस बैठाते चले गए। तो फार्मूला पे ज़्यादा बर्डन नहीं दीजिएगा, फार्मूला को बस एक बार देख लीजिएगा, लाभ इक्वल टू हानि इक्वल टू विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य इक्वल टू दैट्स इट, खत्म। बाकी को फार्मूला रटना नहीं है, प्रैक्टिकली चीज़ों को अप्लाई करना है। यहाँ पे क्या बोला कि 15% का लाभ कमाना चाह रहा है, मतलब यूनिवर्स, बस दिमाग में एक चीज़ रखना कि यूनिवर्स का कोई भी चीज़ अपने आप में 100%। 15% का लाभ तो 100 में जुड़ जाएगा, हानि तो 100 में घट जाएगा, लाभ तो 100 में जुटेगा और हानि तो 100 में घटेगा। 15% का लाभ कमाना चाह रहा है मतलब 100 में 15 जुटेगा 115, मतलब 1600 का डायरेक्ट 115% निकाल दो तो 1840, मतलब उस वस्तु का कितना विक्रय मूल्य हो जाएगा 1840 रुपया। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए एक और क्वेश्चन को लेके देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब एक वस्तु को 960 रुपये में बेचा जाता है तब 20% का लाभ होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक, मैं क्या बताया, बार बार बोल रहा हूँ, फार्मूला को एक बार देख लो जरूर सर, लेकिन रटो मत, याद करना ही नहीं है। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट परसेंटेज, हमको लगता है कि मैथ का कुछ चैप्टर सिर्फ जो है उनमें आपको फार्मूला रटने की जरूरत पड़ना चाहिए। ठीक, पड़ता है। ठीक, बाकी लगभग चैप्टर में बस एक बार आप देख जरूर लो कि हाँ फार्मूला क्या है, कैसा क्या होता है, बाकी रटने का जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकली चीज़ों को जब समझोगे ना तो आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ देखो, जब एक वस्तु को 960 रुपये में बेचा जाता है तब 20% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है। तो फॉर्मूला याद करते बैठो, क्रय मूल्य इक्वल टू क्या होता है, विक्रय मूल्य इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस % लाभ और माइनस % ऑफ हानि होता था, या ऊपर में 100 प्लस % लाभ और माइनस % हानि डिवाइड बाय 100 होता था। कंफ्यूज होते रहोगे, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फार्मूला रटना नहीं है, प्रैक्टिकली यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। जब एक वस्तु को चीज़ों को देखो, बस क्वेश्चन में ही आंसर होता है सर, और क्वेश्चन में ही उसका सोल्यूशन होता है। जब एक वस्तु को 960 रुपये में बेचा जाता है तब 20% का लाभ होता है। कितना में, 960 रुपये में बेचा जाता है तब 20% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है ये आपको पूछा है। तो ये 960 रुपये में बेच रहे हैं तब ना 20% का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो कोई भी चीज़ अपने आप में क्या 100%, तो 20% का लाभ हो रहा है, मतलब 120% का वैल्यू ये 960 रुपये दिया होगा। चीज़ों को बस इंप्लीमेंट करके देखो, 960 में बेचा,
एक वस्तु को जब 960 रुपये में बेचा जाता है तब 20% कितना का 20% का लाभ होता है। तो लाभ होता है मतलब 100 से तो ज़्यादा ना हो गया सर, लाभ हुआ तो 100 से ज़्यादा और हानि हुआ तो 100 से कम। यही बोलता है कि 20% का हानि होता है, तो 20% का हानि हुआ मतलब 80% का वैल्यू ये दिया हुआ रहता है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि 20% का लाभ होता है, तो लाभ हो गया मतलब 100 में जुट गया। क्यों? क्योंकि जब वो सेचुरेट अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में है, कहने का मतलब कि अब उसका क्रय मूल्य या किसी वस्तु का विक्रय मूल्य अपने आप में तो 100% होता है, ये तो ठीक है। 960 रुपये में बेचा तो बोलता है कि 20% का लाभ है, तो लाभ है मतलब 100 से 20% ज़्यादा हो गया तभी तो लाभ हुआ। 100% में रहता तब तो उसका वो एक्चुअल रेट रहता, लेकिन चूंकि लाभ है मतलब 100 + 20 तो दैट इज 120। तो ये 120% का वैल्यू दिया हुआ है 960। क्वेश्चन पढ़ के देखो कि जब एक वस्तु को 960 रुपये में बेचा जाता है तब 20% का लाभ होता है। लाभ कितना का है? 20% का, मतलब 120% हो गया। लाभ के केस में 120% हो गया क्योंकि 100 तो न्यूट्रल वैल्यू, और चूंकि ये लाभ बोल रहा है 20% का, तो हम क्या किए तो 100 + 20, तो 100 + 20 दैट इज 120। मतलब यही 120% का वैल्यू दिया हुआ है 960 रुपया। मैं क्वेश्चन यहाँ करके क्वेश्चन को आप सोचोगे कैसे, बनाओगे कैसे, ये आपको सिखा रहा हूँ। बाकी फार्मूला पे सिर्फ पुट करके आंसर निकालना ये तो आप किसी भी बुक या सेट में देख सकते हो, है ना। तो चीज़ों को समझने का कोशिश करते रहो। जब एक वस्तु को 960 रुपये में बेचा जाता है तब 20% का लाभ होता है। 20% का क्या लाभ होता है? तो कोई भी अपने आप में वस्तु न्यूट्रल अवस्था में कितना 100%, लेकिन यहाँ लाभ बोल दिया मतलब 100 प्लस, मैं क्या बार बार बोल रहा हूँ कि लाभ रहे तो 100 में जुटेगा और हानि रहे तो 100 में घटेगा। तो यहाँ लाभ है ना 20% का, तो 100 में जुट गया 20%, तो 120%। मतलब यही 960 रुपये बेचा तभी ना 20% का लाभ हुआ, मतलब 120% का वैल्यू तो 960 रुपये दिया हुआ है। अब बोलना क्या है? उसका क्रय मूल्य निकालने के लिए, मतलब 100% न्यूट्रल अवस्था उसका लाने के लिए बोला है। 20% का तो लाभ हो गया कब? जब 960 रुपये में बेचा, मतलब 20% का लाभ हुआ तो 100 + 20 120% का वैल्यू 960 रुपये दिया हुआ है। क्रय मूल्य निकालना है मतलब उसका न्यूट्रल अवस्था निकालना है, मतलब 100% निकालना है। तो चूंकि 120% इक्वल टू 960 रुपया और हमको निकालना कितना है 100%, तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? तो ये 960 डिवाइड बाई ये 120 हो जाएगा यहाँ पे, और इंटू ये 100 हो जाएगा यहाँ पे। ये भी प्रतिशत है, ये भी प्रतिशत है, तो प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, कोई दिक्कत नहीं। ये 0 से 0 खत्म, ये 12 8 96 और 100 × 8 दैट इज 800। ठीक, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? उस वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया है, लेकिन 960 रुपया में वो बेचा था तो उसको 20% का लाभ हुआ था। तो हम क्या किए कि जब एक वस्तु को 960 में बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है, मतलब 120% का वैल्यू 960 रुपये दिया हुआ है। उसका क्रय मूल्य निकालना है, मतलब 100% निकाल देना है। तो 120% इक्वल टू 960, तो 100% इक्वल टू कितना? 960 बटा 120 इंटू 100%, ये कट जाएगा 12 96, 100 × 8 दैट इज 800। मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ? तो 800 रुपये हुआ। इसी को अगर आप फॉर्मूला में लेके देखते तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला आप ध्यान करो कि क्रय मूल्य का फॉर्मूला मैंने क्या लिखाया था। क्रय मूल्य का फॉर्मूला आपका मैंने लिखाया था विक्रय मूल्य इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस % लाभ और माइनस % हानि, यही चीज़ लिखाया था। अब यहाँ विक्रय मूल्य 960 विक्रय मूल्य, ठीक, 100 आ गया, 100 प्लस % लाभ, तो 100 + 20 120 ही आ गया। मतलब क्या है कि फार्मूला पे ही आया, लेकिन फार्मूला को दिमाग में हम ना रखें, डायरेक्ट चीज़ों को बस सोचते जाएं और करते जाएं कि एक वस्तु को 960 में बेचा तो 20% का लाभ हो गया ना सर, तो 100 + 20 120% का वैल्यू दिया हुआ है 960, उसका क्रय मूल्य निकालना है, मतलब 100% निकाल देना है 800। आई होप कम कराया, लेकिन चूंकि 2 ही क्वेश्चन करवाया हूँ, लेकिन कंसेप्ट जो हमारा होता है ओवरऑल प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट चैप्टर पे, वो कंसेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं, 2 क्वेश्चन भी कर चुके हैं। इसके अगला वीडियो में इस पे बेस्ड और क्वेश्चंस को भी हम लेंगे। वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ इसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और वीडियो को आप देख सको। साथ ही साथ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।